गुड इवनिंग। बिस्मिल्लाह। हम लोग सुना हाथ जोड़े ये सब पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग आधा तक बहुत दूर पढ़े थे। जो कभी वही रास्ता पर जा रही थी, एक चर्च सा दिखता है, गुटिया में चर्च लिखा, वही चर्च को देखते हुए वो बात करती कि ये चर्च क्या है, उसी के बारे में उससे आगे हम रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर और बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम काटन और दोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब लोग देखते हैं कि रफ्ता ऊंचा, मतलब वो धीरे धीरे वो ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे। अब बाजार के लोग, जो वहाँ के जो बाजार थे, वो सब भी पीछे होते जा रहे थे, सब पीछे होते जा रहे थे। और चलते चलते स्वेटर बुनती हुई कुछ व्यक्ति, मतलब कोई ठंडा के टाइम में गाँव में देखा जाता है कि कोई स्वेटर बुनते रहता है, तो वही स्वेटर बुनते हुए उसको खिड़की से दिखाई दे रहा था। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों तो यात्री और चित्रतानियों का काम्य हिमालय पल पल परिवर्तन हिमालय। अब उसने नीचे की ओर देखा तो देखा कि घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे। और जब उसने अपने जीप से नीचे की ओर देखते हैं तो उसको छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। उसको ऊंचाई की चीज से देखा जाता है तो क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचाई देखने के बाद वस्तु छोटा दिखता है। तो वही हो रहा था, उसको ज़्यादा ऊंचाई से देख रहे थे तो पेड़ों के बीच बीच में छोटा छोटा से घर दिख रहा था। और देखते देखते रास्ते विराम संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। अब उसने देखते देखते रास्ता संकरे और जलेबी की तरह घूमने लगा। और उसका रास्ता क्या हो गया था, जलेबी की तरफ गोल गोल हिमालय के ऊपर चढ़ा रहा था। और हिमालय बड़ा होते जा रहा था, हिमालय की ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे थे तो हिमालय सामने से देखने से और बड़ा दिख रहा था उसको। घटाती पाताल नापने लगी। वो वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में एक करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत ऐसे मुस्कुराने लगे। उन भीम काय पर्वत के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते ऐसे गुजर रहे। यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाले गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल जाएंगे। और उसने देखा कि बीच बीच में एक करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल, मतलब बीच बीच में लोगों को रंग बिरंगे फूल दिख रहा था। हरियाली पूरा एकदम बगीचा, मतलब हरियाली दिख रहा था। हरियाली ही हरियाली। इसके बाद दिख रही है हरियाली की गुफा की तरह वो दिख रहा था। वहां से उसको गुजरते में सब दिख रहा था, हरियाली सब दिख रहा था। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन एक यह पर पड़ा कि सभी सोलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। इस बीच में क्या हुआ कि वहाँ उसके साथ जो साथी था वो सब झूम झूम के गाना गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गाना वो गा रहे थे वहाँ के साथ। पर मैं मौन थी।
पर वो लेखिका जो थी वो चुपचाप बैठी हुई थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर दूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़कियां से मुंडकी निकाल में कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध के धारा की तरह झरझर गिरते जल प्रवाह। पर वो लेखिका क्या थी? वो चुप थी, किसी ऋषि की तरह वो चुप थी। वो चाहती थी कि जितना सुंदरता वो जितना चीज देख रहे वो सब अपने भीतर वो भर ले। अब वो जीप से बार बार वो खिड़की के से अपने मुंडी बाहर निकालती, ऊपर की ओर देखती तो पर्वत दिखता, जो बादल छूता पर्वत दिखता, और नीचे की ओर देखती तो वहाँ पे एक नदी था, उस पे झरना दिखता। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला कर बहती चांदी की तरह गोंद माटी बनी ठनी तिस्ता नदी को। अब वहाँ से वो कभी कभी क्या देखती थी कि वहाँ पे एक तिस्ता नदी था, वहीं से एक झरना दिखता था। अब वहीं उसी नदी में एक चांदी की तरह चमकता हुआ पत्थर उसके अंदर दिखता था, जो उसको वो देखती थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। यह तिस्ता नदी कहाँ से उसका चल, सिलीगुड़ी से ही उनके साथ वो तिस्ता नदी चल रही थी साथ। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। उस जगह पर उस नदी जो जगह पर सुंदर था, उसका जो सौंदर्य था उस जगह पर कुछ ज्यादा ही लग रहा था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थे, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब वो इतना सुंदर नदी वो पहली बार देखे थे, और वो चिड़िया के पंख की तरह वो इतनी हल्की, चिड़िया का पंख इतना हल्का, अपने को इतना हल्का मान रही थी। मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देने चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई पर पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों की भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। उसने बोला, लिखेगा बोलती है, मैंने नगरपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। और उसने हिमालय को सलामी देना चाहिए, उस जगह को सलामी देना चाहिए। उसी टाइम वहाँ पर उसका जो जीप था, उसका जो गाड़ी था वो रुक गया। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों पर भी शिखर से गिरता फिर उगलता झरना। और खूब ऊंचाई से मतलब वो जो नदी था, नदी में खुद ऊपर से झरना जब गिर रहा था तो नीचे में पूरा फेन उग रहा था। मतलब कोई पानी गिरता है जब ऊपर से तो एक अजीब फेन टाइप होता है, वही फेना हो रहा था उस झरना से। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ऐसे झरना क्या नाम था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। प्लेस चमकने लगे सभी ये सैलानी इन खूबसूरतों लम्हों की रंगों को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। अब यहाँ पे जो खूबसूरती था, इसको सब क्या कर रहा था कि कैमरा में कैद करने के लिए मतलब इच्छुक था। मतलब सब जितना वहाँ पे जितना भी साथी, जितना भी जीप में जितना लोग थे, सब उसे उस कैमरा में डालना चाह रहा था। आदिम युग के किसी अभिशप्त राजकुमारी से मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगे।
अब वो भी वहां पे बैठी थी, वही वो तो शांत से बैठी हुई थी, शांत से कुछ ना कुछ बोल रही थी ना कुछ गा रही थी, ऋषि की बातें वो शांत बैठी थी। उसे भी आत्मा से एक संगीत, वो भी मतलब अंदर ही अंदर एक संगीत वो गा रही थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जल धारा में पांव डुबोया, न तो भीतर तक भीग गए। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब थोड़ी देर ही बाद वो क्या कि वहां की जो नदी थी उसमें अपनी पैर हल्का जा रही थी, उसका पैर डुबो गया। अब डुबोने के बाद उसका मन और विचलित हुई, उसका मन और विचलित हो गया और सत्य और सौंदर्य का वो छूने लगी थे। जीवन के अनंता का प्रतीक वह झरना उन उद्भुत अनूठे क्षणों को मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इन कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरदसों से दूर बहती धारा बन बहने लगी है। अब इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे कि वह स्वयं भी देश और काल की इस सीमा में दूर बहती धारा बन बहने लगी थी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितने मुझे टहलने लगा आगे इससे भी सुंदर नजारे मिले। और मन क्या किया कि उसी जगह को रुक के उसी जगह की सुंदरता को देखते रहे, पर उससे जब आगे बढ़ा गया तो इससे भी ज्यादा सुंदरता उसे दिखाई को मिलता है। अनमनी सी में उठे, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर जैसे किसी इन्हें जादू की छड़ी घुमा दिया। अब उसने देखा कि थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को छू लिए। अब वहाँ के जो नजारा वहाँ के जो थे उसकी आत्मा को फिर छू रहे थे। वहाँ का जो थोड़ा सा जब आगे बढ़े कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लास्टिक उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते पृष्ठ से सब छूमंतर जैसे हो जा रहा था। अब वहाँ पे देखा जा रहा था कि वहाँ कभी हरियाली दिख रहा था, कभी पीलापन दिख रहा था, कभी दीवार पे जब प्लस्तर उखड़ जाता है तो उसके भांति दिख रहा था। तुरंत में छूमंतर मतलब कभी दिख रहा था कभी हट जा रहा था। इस प्रकार से उसे वो वहाँ का दृश्य दिख रहा था। चित्रलिखित से मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर आंखों देखती जा रही थी। वहाँ के चित्रलिखित से वहाँ का जो माया छाया वहाँ सबको अंगूठे खेल से वो भर आंखों से देख रही थी। प्रकृति से जैसे मुझे ये सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। अब प्रकृति जैसी इसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने के लिए वो तुली हुई थी। मतलब वहाँ के जो जीवन रहस्य बनाने के लिए वो तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं दो वो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ की और थोड़ी देर बाद ही वो छाया पहाड़ अपने
सिस्टम रूप से मेरे सामने थे। अब धीरे धीरे धुंध की छाया थोड़ी छटी, मतलब वहाँ की जो धूल का मतलब वहाँ जीप चल रहा था तो वहाँ पर जो मेरा मट्टी का जो रास्ता में जीप चल रहा था तो वहाँ जो धूल जो हो रहा था धूल हटा। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ के, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने सिस्टम रूप से मेरे सामने। अब वहाँ बोल रहे कि वहाँ का जो छाया मतलब वो दो पहाड़ के बीच से छाया आ रही थी, धूप का प्रकाश आ रहा था, और उसके सीधा जीप के वो जो जीप पे बैठी हुई थी वो जीप की खिड़की पे सीधा अंदर आ रही थी। वहां से जीप थोड़ी देर के लिए तो रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाए, सब और जैसे जनता बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारे वहीं कहीं लिखा था। ठीक ग्रीन। अब वो उसने क्या किया कि उसने गाड़ी वहाँ जो जीप थी उससे रुकवा दिया गया। उससे रुकवा देने बाद वो अपना जो सर था खिड़की से बाहर निकाल कर हर नज़ारे को वो खूबसूरती की तरह देख रहे थे, और पूरा उससे खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। उसके निरंतर देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारे। अब वहाँ सब क्या नजारे दिख रहे थे? पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियां का वहाँ पे नजारे दिख रहे थे। वही कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अब वहीं पर कहीं लिखा हुआ क्या था कि थिंक ग्रीन। आचार्य भर में ब्राह्मण ने कितने कुछ घटित हो रहा था। सतत परवाह हमारा झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धूल, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम हवा से हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। अब उसको मतलब आश्चर्य कर रहा था कि पल भर में ब्राह्मण के कितने कुछ घटित हो रहा था। मतलब वहाँ पल भर में ही ब्राह्मण है कितने कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाह हम झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, और झरने नीचे वेग से तीस्ता नदी दिखाई दे रही थी। सामने उठती धूल, और उसके सामने जो रोड पे कच्चा रोड पे चली थी तो धूल वहाँ का, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम हवा से हिलोरे लोते प्रयुक्त और रोडोडेंड्रो के फूल भी वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने लय, तान और प्रभाव में बहते हुए चेरवेती और समय के इसी सतत प्रभाव में तिनके सब बहता हमारा वजूद। अब वो बोल रही है कि सब उसको सब अपनी अपनी लय में चल रहा, सब जो सब अपने अपने लय में चल रहा, और उसको सब क्या लग रहा था कि और समय से इसी सतत प्रवाह से मैं तिनके सब बहता हमारा वजूद। और उसका जो अस्तित्व था उसके तिनके की तरह वो लग रहा था। पहली बार आसमान न हुआ, आज पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यह चला मानव सौंदर्य। और उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये जीवन का आनंद है या चलमान्य सौंदर्य, मतलब ये कोई सपना है या जो जीवन का आनंद है, जैसे पहली बार एहसास हुआ। संपूर्णता है कि उन क्षणों में मन से बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि ये भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर से निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ओठों से छूने लगी थी। साना हाथ जोड़े कि तभी वहाँ अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव
सूखी टहनी सा टूट गया। अब उसे वो संपूर्णता के उन क्षणों में मन बिखरे सौंदर्य की से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। और उसका मन ऐसा कर रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुल रही थी और उसका आत्मा की खिड़कियां थी वो खुल रही थी। मैं सचमुच ईश्वर से निकट थी। और वो सचमुच क्या थी? ईश्वर के, उसे लगा कि मैं ईश्वर के निकट आ रही हूँ। सुबह उठते ही उसके क्या उसका ओठों पे आ रहा था, साना हाथ जोड़े जो प्रार्थना करती थी वो प्रार्थना से आ रहा था। दरअसल मंत्र गुम सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगे, जैसे समाधित भाव में निश्चित करती किसी आत्मलीन नित्य गना के नुपुर अचानक टूट गए। अब दरअसल वो मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक की सी लगी। उसके वहां से मतलब वो निकल पड़ी थी और वहां उसके पैर पे कुछ मतलब ब्रेक से मतलब वो रुकी, जैसे समाधिश भाव से निद्रित करती किसी आत्मलीन निद्र ज्ञान ने नुपुर अचानक टूट गए। मैंने देखा इस अदृश्य सौंदर्य ऐसे निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठे पत्थर तोड़ रही थी। गुंधे आटे से ये कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़ा, काइयों की पीठ पर बंधी डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। अब उसने क्या देखा कि पहाड़ पर कुछ औरतें हथौड़ा और कुदाल लिए पत्थर तोड़ रही है। अब कुछ औरतें कैसे देखी कि अपने बच्चे को पीछे पीठ पे बांध लिए, बांध के वो जमीन पर हथौड़ा पीट रही है। उसे वे सौंदर्य भी देखने को मिला। इतने स्वर्गीय सुंदर नदी, फूल, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जगह मातृभाव रिम साधन साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने पूछा। कर्मचारी ने पूछा, मैं यह क्या हो रहा है? अब वहां पर एक बोर्ड था, बोर्ड के पास एक कर्मचारी था। उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्ते में गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टकरा लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी चौड़ा बना रही है। अब उसने तो मतलब चुहाते हुए इस बात को बोला कि आप जिस रास्ते से गुजर हिम शिखरों पर जा रहे हैं, वही रास्ते को ये पहाड़ी चौड़ा बना रही है। मतलब वो जो औरतें पत्थर काट रही थी, उसी को बोल रहा है कि वो चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह मेरे मुंह से एक मात निकला। वह जिंदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक ही जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े ये पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार से छोटे पत्थरों से ये बनाकर बदल दिया जाता है। फिर बड़े से जाली में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कच्चे रास्ते
कटे रास्ते पर बाड़ एक की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल पर गए। अब बोल रही है वो लेखिका कि यह तो बहुत बड़ा खतरनाक कार्य है, जो कि ये तो बहुत बड़ा खतरनाक कार्य है, जो पहाड़ पे पत्थरे काट के, पत्थर इतना बड़ा बड़ा चट्टान होती है उसे तोड़कर एक रास्ता बनाया जाता है, तो उसे पत्थरों को छोटा छोटा करके एक रास्ता में उसे परिवर्तन किया जाता है। थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा भूल चूक होता है तो इसमें सीधा पाताल प्रवेश हो जाता है, मतलब उसका सीधा वो मर जाता है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड रोड्स। अब उसने तभी उसके ध्यान में आया कि सिक्किम रास्ता पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था, एवर वंडर हु डिफाइंड दैट टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बहाने में लोगों ने मौत को छूट लाया है। पर हम बोल रही है कि वो कि आप ताज्जुब करेंगे कि पर यहाँ जो ये रोड जो बना है, इसको बनाने में लोगों ने अपनी मौत को छू के रखा है। एक तो मेरे मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पालमू और गुलमा के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन डोलती आदिवासी युवती। अब उसने देखा है कि एकांत मेरे मानसिक चैनल बदला और एक पीछे घूमा, और उसका एक मानसिक मतलब थोड़ा पीछे अपना मन थोड़ा पीछे ले गई। और इसी प्रकार एक पालमुत और गुलमा के जंगलों में देखा था, और उसने पालमू और गुलमा के जंगलों में देखा था कि एक औरत अपने बच्चों को पीठ पे बांधकर जा रही थी। उन आदमियों युवती के फूली हुए पांव और इन पत्थरों तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक जैसी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वचना एक तरफ। अब उसने उन आदमियों युवतियों ने फूले हुए पांव और इन पत्थरों तोड़ते हुए पहाड़ी के हाथों में पड़े खाने एक ही कहानी कह रही थी। वहां में वो युवती को एक ही कहानी कह रही थी। क्या कह रही थी कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वचन एक तरफ। ये युक्तियां मतलब कह रही थी वो जो युवती को देखी थी जो पीठ पे बच्चा बांधी हुई थी। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेंद्र मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमलिन देखकर जितने कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें पकड़ पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करते आए हैं। और तभी वहां पर उसके मित्र जो थे वहां पर आए, जितेंद्र और मणि वहां पे आते को बोलता है, मैडम आप तो ये जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ का जो आदमी लोग को देख रहे हैं उसको मत देखिए, यहाँ का जो पहाड़ का सुंदरता है आप उसे देखें। आप ये बच्चे ये आदमी को तो आप कभी भी अपने गाँव में भी देख लेंगे, जिसके लिए आप पैसा खर्चा किए उसके लिए आप देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन की प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड फेड है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था। और वहाँ
खंडर ताजमहल बन गया था। अब वह फिर उसका संतुलन वो फिर अपनी जीप की तरफ वो मुड़ी। अब मुड़ते हुए देखी कि वहाँ के जो औरतें थी, वहाँ के जो व्यक्ति थे, वो लोग हंसने लगे। हंसते हुए उसका सुंदरता को देखिए, और उसको सुंदरता को देखते हुए वहाँ का जो सौंदर्य था, वहाँ का जो रूप था, वो क्या एक ताजमहल की तरह वहाँ के फिर से उसके लगने लगा। आज का स्टोरी हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। पिछले क्लास हम लोग इसके आगे से फिर पढ़ेंगे। इसका आगे भी आप लोग 3-4 पेज पढ़ लीजिएगा। इसका आगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और यहाँ तक में जितना क्वेश्चन से मिला आप लोग क्वेश्चन से बनाइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को जितना पिछले पढ़ाई हो गया है उसे आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर बना लिए होंगे। और जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा होगा वो हमें बोले कि इसका क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है। इसका क्वेश्चन आंसर का हम क्वेश्चन खुद से बना के आपको देंगे। और हम बोले हैं कि इसका लेखक और लेखिका दोनों का नाम याद करना चाहिए। उसे आप याद कीजिए, दोनों बुक का, कृतिका और क्षितिज दोनों बुक का आपको याद होना चाहिए। थैंक यू।